हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज 7 अप्रैल है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को मैंने आज की इस वीडियो लेक्चर में समअप किया है। और जहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है। और कुछ आज ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे ना जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आगे चल के आप उसे अपने लैंग्वेज में नहीं लिख पाएंगे। तो वो जो भी आपसे सजेशन मांगा था मैंने, वो उन सभी को मैंने पेन डाउन किया है और प्रॉपरली जो है मैं उसे इंक्लूड करने की कोशिश भी करूँगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस जो मुझे लगे हैं ना, वो है आपका कि जैसे जब कब आप सब्जेक्टिवली किसी भी आंसर को लिखते हैं ना, तो उसमें आपको डायग्राम्स को इंक्लूड करना चाहिए। उसमें आपको जो भी रिस्पेक्टिव फ्लो चार्ट है उससे इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर वो डायग्राम नहीं मिलता तो मैं उसे आपको हाथ से ही बना के बता दूंगा। तो ये सब चीज़ है वो मैं इंक्लूड करूंगा। और जहाँ पे आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मैं आपको इंक्लूड करके यहाँ पे प्रॉपरली प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज के लिए पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रायन स्कॉटडेल 2022 अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए, आप सभी उम्मीद करते हैं एक सिंसियर एस्पिरेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो। और इसमें सबसे पहला स्टेप अगर मैं आपको बोलूँ ना, अगर आप इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप चाहे जेएसएससी के एस्पिरेंट हो, जेपीएससी के एस्पिरेंट हो, जेटेट के एस्पिरेंट हो, आपको सिलेबस बाय हार्ट रटा होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, ये सब आपको बाय हार्ट रटा होना चाहिए। ये आपका पहला स्टेप है। अगर आप सीजीएल की बात करें, चाहे आप जेपीएससी की बात करें, दोनों में ही आपका अवार्ड एंड अचीवमेंट करके एक कॉलम बना हुआ है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं इसलिए इंक्लूड किया हूँ, इससे मैं आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। पहले क्वेश्चन सुनिए कि ब्रायन स्कॉटडेल 2022 अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिव्य प्रकाश जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये अवार्ड उन्हें क्यों दिया गया है इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद जो है ना इंस्टीट्यूट पर मैं आ जाऊँगा। देखिए, राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका अब जो प्रेजेंट में नाम है ना, वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, ये नाम जो है ना कुछ नया नया लग रहा होगा ना, लेकिन ये जो नाम है ना वो आपका NIFFT का ही नया नाम है। अब ये इंस्टीट्यूट कहाँ है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका झारखंड जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको पढ़ना है। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए झारखंड का, वहाँ पर आपको ये सब पूछ सकता है। तो निफ्ट का जो नाम है वो बदलकर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी किया गया है 2021 में। और निफ्ट की जो स्थापना की गई है वो है आपका 1966 यानी 1966 में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको निफ्ट से रिलेटेड याद रखना है। अब जैसे हटिया रेलवे स्टेशन से कुछ कदम आगे बढ़ेंगे ना, अराउंड 100 से 200 मीटर भी नहीं जाएंगे आप, तो आपको निफ्ट इंस्टीट्यूट दिख जाएगा। इनफैक्ट स्टेशन से ही आपको ये कॉलेज का जो है ना आउटर बाउंड्री हॉस्टल वाला वो दिखता है। मैं यहाँ गया हुआ हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में पता है। ठीक है, अब इन्हें क्यों दिया गया है ये अवार्ड, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। यह पुरस्कार दुनिया के सबसे बड़े पेटेंट पेशेवर समूह द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पेटेंट इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स की ओर से वार्षिक रूप में प्रदान किया जाता है। पेटेंट टर्म जो है मुझे लगता है आप सभी फैमिलियर होंगे, और अगर आप फैमिलियर नहीं हैं तो इसे थोड़ा समझिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि आपने ना कोई भी चीज़ आविष्कार किया है जो पहले नहीं था, आपने आविष्कार किया। देखिए, आप इन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, डिस्कवरी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कुछ इन्वेंट किया है तो कोई कॉपी ना कर ले आपके इस इन्वेंशन को, इसलिए उसे पेटेंट कराया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पेटेंट राइट। ये आपका जर्नल्स में होता है, ये आपका विभिन्न विभिन्न फील्ड जो रहते हैं ना, वेरियस फील्ड्स का इसका डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ पेटेंट का आपको अर्थ समझाना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने एज पर द सजेशंस दैट आई रिसीव्ड यस्टरडे, मैंने यहाँ पर एक प्रॉपरली फोटो इंक्लूड किया। ये आपका आउटर गेट का है, और जो भी एडिशनल फैक्ट्स है यहाँ पर मैंने लिखा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इकोनॉमिक्स के सिलेबस को फॉलो किया अच्छे से, वहाँ पर आपको यूनाइटेड नेशंस करके एक टर्म मेंशन मिलेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए जो निफ्ट हटिया को जो बसाया गया था ना, जो स्टैब्लिश किया गया था, वो आपका इन अकॉर्डेंस विथ UNDP प्रोग्राम किया गया था।
अब यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब नाम चेंज किया गया था ना अप्रैल मंथ में, जिस समय आपको ये पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको ये प्रॉपरली बताया था कि उस समय फंडिंग्स कैसे कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अभी एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए इतने फैक्ट्स काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आइए। झारखंड में बैक टू स्कूल कैंपेन 2022 की शुरुआत कब से की गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। आपको एज एन सिटीजन फ्रॉम झारखंड भी आपको ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये कैंपेन क्या है और ये क्या झारखंड का है, क्या ये नेशनल लेवल से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से थोड़ा सा ना क्वेश्चन करिएगा अपने आप से, ठीक है। चलिए अब ये जो है आपका, इसका शुरुआत किया गया है 5 अप्रैल से। इसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद बुकिश लैंग्वेज में तो मैं आपके लिए लिखा ही हुआ हूँ, ठीक है ना। चलिए होता क्या है ना, आपको अगर एजुकेशनल वाला अगर कोई भी जैसे पूछता है ना नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस कितना है, चलिए तो बताइए। तो आयशा का जो रिपोर्ट आया है आपका 2020 के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग झारखंड में टोटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कितने हैं? सारे कॉलेजेस को इंक्लूड करिएगा, मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं ना, उस सभी को आप इंक्लूड करके बताइए कितना है। और अगर क्लासीफाई करके बता पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आयसे का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कैंपेन है ना, इसका बेस बनता है ये सब रिपोर्ट। अब ये कैंपेन क्यों लॉन्च किया गया, इसे थोड़ा सा आप समझिए। होता क्या है आपका 20 और 21 जो रहा हम लोग का, उसमें कोरोना काल के चलते जो है इनरोलमेंट रेशियो जो है वो काफ़ी घट गया, यानी जो ड्रॉप आउट रेशियो होता है ना वो काफ़ी इंक्रीज़ होने लगा। ऐसे समझिए इसे, जब स्टूडेंट आपका 5 से 6 में जा रहा है तो फिर देखा गया, नोटिस किया गया कि ड्रॉप आउट रेट काफ़ी बढ़ गया। उसके बाद आपका क्लास 8 से 9th में जब स्टूडेंट जा रहा है, फिर नोटिस किया गया कि ये लगातार जो है ना डिक्रीज़ होते जा रहा है। उसके बाद आपका फाइनली जब 10th से आदमी 11th में जा रहा है यानी इंटरमीडिएट जा रहा है, तो इसमें और ज़्यादा डिक्रीमेंट हो रहा है। कोरोना काल तो एक आपका बूस्टअप कर दिया इसे, लेकिन ये डिक्रीमेंट पहले से भी होते आ रहा है। तो इन सभी को जो है टैकल अप करने के लिए आपका एक कैंपेन लॉन्च किया गया जिसको नाम दिया गया बैक टू स्कूल कैंपेन, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई है 5 अप्रैल से। अब यहाँ पर जो है ना एक सेरेमोनियल एक ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, स्टार्टिंग जो हम लोग लॉन्च करते हैं ना उस समय का, तो ये इसका एक फ़ोटो हो गया। अब इसमें क्या स्पेशल फीचर है वो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी जब PDF मिलेगा ना आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और मैं एक समअप कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं डिटेल में एक एक पॉइंट जाऊँगा ना तो ये आपका 20 से 25 मिनट का वीडियो लेक्चर चल जाएगा, और मैं इसे 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा आज के इस वीडियो लेक्चर को। अब इसका हाईलाइट क्या है ना, नो बैक डे। इसे आप थोड़ा सा समझिए क्या है ये। नो बैक डे का मतलब हो रहा है ना कि कोई एक ऐसा दिन इंक्लूड करने का है करिकुलम में कि जिसमें स्टूडेंट्स को बैग लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बैग लेकर अगर नहीं जाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? तो वहाँ पर क्या है ना, इसको जो है आपका 30 डेज़ का ये है आपको डेट। हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना 5 अप्रैल से 4 मई, यानी टोटल कितना हो रहा है 30 डेज़ का ऑलमोस्ट इसका रनअप टाइम है कह लीजिए। तो इन 30 दिनों में ना 10 दिन और 20 दिन में डिवीज़न है। पहले 10 दिन में जो है आपका ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है एक नियमावली टाइप से फ्रेम किया जाएगा, सबको काम बांटा जाएगा कि भाई आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो। जैसे अगर ब्लॉक लेवल की बात की जाए तो BDO को दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जाए तो DEO को दिया जाएगा। DEO मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हम लोग होते हैं उनको दिया जाएगा। तो ये सब आपका नियम बनने का काम हो गया 10 दिनों के अंदर। उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट करने का जो काम है ना वो अगले 20 दिन में किया जाएगा। तो ये जो 20 दिन है ना, इसी में आपका नो बैग डे को इंक्लूड किया जाना है। नो बैग डे में कोई बैग लेके जाना नहीं होगा स्टूडेंट्स को। तो इसका क्या है ना, इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से इन्हें जो है अवगत कराया जाएगा। जैसे कुछ हो गया ना, किचन वर्क्स हो गया, आपका ग्राउंड एक्टिविटीज़ हो गया, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो गया, इनसे इन्हें जो है को रिलेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसके। हाँ, यहाँ पर ये 2 इंपॉर्टेंट है। अब मैपिंग कैसे किया जाएगा कि स्टूडेंट्स कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं और कितना का इनरोलमेंट कम हो रहा है, इसके लिए जो है ना डहर ऐप का यूज़ किया जाएगा। जब मैंने आपको लर्नेटिक्स ऐप्स के बारे में पढ़ाया था उस समय मैंने आपको ये डहर ऐप के बारे में बताया था। ये साथ ही लॉन्च हुआ है ये दोनों, ठीक है। उसके बाद आपका ई विद्या वाहिनी पोर्टल ऐप में डिफरेंस होता है। जैसे CGL के लिए कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना अच्छे से, वहाँ पर आप इन सभी टर्मिनोलॉजीज़ को डिफ्रेंशिएट करिएगा।
कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसमें जो है आपका ई विद्या वाहिनी पोर्टल का क्या काम है, ये निगरानी रखेगा, एक चेक रखेगा ना कि अगर हम किसी को काम अलॉट कर रहे हैं, बीडीओ को अलॉट कर रहे हैं या फिर हम डीईओ को अलॉट कर रहे हैं, तो एक चेक भी तो रखना पड़ेगा ना कि वो अपने काम का ठीक से क्रियान्वयन कर रहे हैं कि नहीं। तो ये चेक करने का काम हो गया ई विद्या वाहिनी पोर्टल के द्वारा, और इम्प्लीमेंटेशन का काम हो गया आपका टहर ऐप के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने इसे प्रॉपरली आपका एक नोट्स के फॉर्म में लिखा है। देखिए जो मैंने आपको समझाया ना 10 और 20 कैसे बांटा जाएगा, वो भी एक प्रॉपरली लिखा हुआ है, आप आराम से इसे पढ़ लेंगे। चलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर जो है ना मैं एक अलग से एक वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये जो खेल नीति 2022 का जो है आपका, ये आपका आने वाला जो कैबिनेट मीटिंग है ना उसमें इसे आपको पास कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल जिसका ड्राफ्टिंग आ चुका है, कैबिनेट में ऐसे कुछ अपोज होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अपोजिशन जैसा कुछ लिखा भी नहीं हुआ है। और ये आपका जो मैंने पीडीएफ प्रिपेयर किया वो आपका अराउंड 8 पेजेस का है, तो पूरा तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ही प्रॉपरली इसमें जो है ना एक एक पहले क्या था और अब क्या चेंजेस किया गया है या कौन कौन सा नियम को रिटेन किया गया है, मैंने प्रॉपरली डिवाइड करके ये बनाया है। आज अपलोड कर दूंगा, आप उसे देखिएगा और कोशिश करिएगा खुद से एक ना सिनॉप्सिस टाइप का शॉर्ट नोट्स बना लेने का। पीडीएफ तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर ही दूंगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, झारखंड खेल नीति 2022 का थीम क्या है। तो ये जो थीम रखा गया है ना, या सेंट्रल आइडिया कह लीजिए, वैसे वर्षा कुछ भी पूछ सकता है आपसे ना। तो इसका जो सेंट्रल थीम है या सेंट्रल आइडिया कह लीजिए या थीम कह लीजिए, वो है आपका स्वस्थ झारखंड खुशहाल झारखंड, ये इसका थीम हो गया। अब जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आपको से मेडल का डिफरेंट स्तर पे जो मेडल्स मिलते हैं वो तो सेम रखा गया है, लेकिन उसका मिनिमम लिमिट ना पिछले बार में सेट नहीं किया गया था। इस बार सभी का एक मिनिमम लिमिट सेट कर दिया गया है कि कोच को कितना दिया जाएगा। ओलंपिक्स में कम से कम जैसे अगर कोई पार्टिसिपेट करता है ना, तो उन्हें कम से कम आपका 7,000 तक का एक एश्योरेंस होगा ही कि इतना मिलेगा, मतलब डिफरेंट ओलंपिक नहीं स्पोर्ट्स इवेंट में। तो वो सब कुछ क्राइटेरिया चेंजेस किया गया इन अराउंड। अगर टोटल सम अप करें तो 29 बुलेट्स या पॉइंट्स है जो आपका नया खेल नीति में मैंने इंक्लूड किया है 2022 का। तो ये वीडियो लेक्चर आप जरूर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, एक सेपरेट वीडियो लेक्चर इस पर मैं अपलोड कर दूंगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्षैतिज आरक्षण, इंग्लिश में इसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। अब इसे समझिए, दो तरह का रिजर्वेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब समांतर एक ही लेवल पे, इसे आप समझिएगा। इसमें क्या है ना, जो 2% आरक्षण का प्रावधान किया गया सरकारी नौकरियों पे। अब इसे इस तरह से समझिए, जैसे एक आपका SC ST OBC ये रिजर्वेशन होता है ना, इसी रिजर्वेशन में आपका 2% जो है आपका SC, अगर कोई स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं तो उन्हें 2% जो है ना उसी कैटेगरी में दिया जाएगा, ना कि अलग से अलॉट किया जाएगा। अलग से होता तो वर्टिकल, सेम में हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल। डिफरेंस समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट मानिए, चलिए इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन है आपका, पूरे भारत देश में जस्ट ट्रांजिशन, स्पेलिंग आप खुद से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, इसका कुछ ऐसा हार्ड स्पेलिंग नहीं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए बोल रहा हूँ। और कोयला फेस आउट में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा होगा। अगर ये दो जो है ना अभी के लिए नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी तक झारखंड क्या पूरे भारत देश में न्यूक्लियर एनर्जी को एज एन इनोवेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के यूज़ में, यानी पावर सप्लाई के लिए हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ये अभी पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा हम लोगों का धनबाद जिला पूरे भारत देश में। अब ये दो टर्म क्या है उसे तो आप थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको समझा देता हूँ। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास, यानी हम लोग को इकोनॉमी को भी आगे लेके जाना है और इस तरह से लेके जाना है कि हम लोग इन्वायरमेंट को हैम्पर ज़्यादा ना करें। अब उसी में आपका कोयला फेज आउट भी आता है। इसमें आप 2-3 रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे, जो आपका एक पेरिस क्लाइमेट समिट जो हुआ था उसका रिपोर्ट तो पढ़ना ही है। उसके अनुसार क्या है ना कि जितना कोयला अब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉसिल फ्यूल हो रहा है, इसमें क्या है ना 0.5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हर साल आपको होते जा रहा है कोयला के यूज़ होने की वजह से। तो कोयला फेज आउट का क्या मतलब हुआ कि कोयला का यूज़ जो है हम लोगों को धीरे धीरे ना के बराबर करना है। और इनफैक्ट जो इस रिपोर्ट का जो बेसिस बन रहा है उसके अनुसार आपका 2040 तक जो है कोयला का यूज़ ना के बराबर करना है। देखिए इंडिया के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री एंड नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। अगर डेवलप्ड रहता
तो वो आपका न्यूक्लियर पावर से न्यूक्लियर एनर्जी से पावर डेवलप कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब आपका एनर्जी वगैरह में पढ़ना है, उतना डिटेल में नहीं जाते। उम्मीद करते हैं आप ये दो टर्म का मतलब ना समझ गए होंगे। क्या है कोयला फेज आउट, मतलब कोयला का यूज़ एकदम ना के बराबर करना, और जस्ट ट्रांजिशन मतलब सतत विकास के मिलता जुलता। समझ गए? तो अगर ऐसा कुछ होता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा? धनबाद जिला। क्यों होगा? धनबाद में सबसे ज़्यादा कोयला डिपेंडेंस है। पूरा झारखंड का तो है ही, पूरे भारत देश का भी सबसे बड़ा सप्लायर आपका धनबाद है, झरिया, ये सब तो आपने झारखंड जीके में पढ़ा होगा। तो इसी को मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। क्यों होगा? अब अगर ऐसा होता है तो क्या क्या प्लानिंग किया गया है कोल इंडिया के द्वारा, ठीक है, तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में लिखा है। हाँ, ये आपको रॉयल्टी के हिसाब से पता होना चाहिए, क्योंकि कोल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। 1 अप्रैल 2022 से झारखंड के मनरेगा मजदूरों की नई मजदूरी दर कितने रुपए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 225 रुपये प्रति मानव दिवस। क्यों इंक्लूड किया हूँ इस क्वेश्चन को? क्योंकि मनरेगा जो है आपका सिलेबस में पढ़ना है, जेपीएससी मेंस का सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया, नहीं तो मैं मनरेगा को स्किप कर सकता था। चलिए इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अभी तक क्या है ना, 1 अप्रैल 2022 से पहले क्या है, 198 रुपये केंद्र सरकार देती थी। अब 198 रुपये में केंद्र सरकार ने 12 रुपये ऐड कर दिया, टोटल कितना आ गया आपका? 210 रुपये जो है केंद्र सरकार देगी। अब जो है झारखंड सरकार जो है ना, पहले से आपका 225 रुपये देती थी, तो झारखंड सरकार ने क्या किया, 225 में से जो है अपना 15 रुपये को घटा दिया, तो बचा कितना आपका? यहाँ पर बचा 210 रुपये। तो अभी जो टोटल है ना 210 रुपये है। अब जो है झारखंड सरकार को सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये अपने तरफ से, जो राज्य का जो होता है ना, राज्य का फंडिंग कह लीजिए, स्टेट फंडिंग, वहाँ से जो आपका है 15 रुपये सिर्फ इसे देना है। जो सिंचित निधि हम लोग पढ़ते हैं ना, कंसोलिडेटेड फंड, वहाँ से इसको सिर्फ 15 रुपये देना है। जबकि पहले कितना रुपये देता था? ये 27 रुपये एक्स्ट्रा देता था। तो 225 रुपये में कोई चेंजेस नहीं आया है, लेकिन डिवीज़न में चेंजेस आया है। आप इसे यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो जो मैंने आपको बताया ना वो बात आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी। मनरेगा का दर पूछे 225 रुपये, डिवीज़न कैसे है ये भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में झारखंड सरकार के कृषि विभाग ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदान संस्थान के साथ एमओयू किया है। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? अवेयरनेस फैलाना हो गया कृषि के प्रति, मार्केट अवेलेबल कराना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मुझे ये लगा क्लस्टर फॉर्मेशन, क्योंकि ये आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी मेंशन्ड है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया। तो यहाँ पर क्या 100 गाँवों को एक मॉडल विलेज के रूप में आपका विकसित करना हो गया, या कह लीजिए विकसित डेवलप करना हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने डिटेल लिखा हुआ, प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड के रांची स्थित राजभवन का निर्माण कब किया गया था? आप सभी ने करेक्ट आंसर किया है, और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से ना आप खुद को थोड़ा सा नए नए क्वेश्चन के साथ आप हैबिचुएट करिए अपने आप को, बुकिश लैंग्वेज से निकलिए थोड़ा। तो यहाँ पर जो है 1930 में शुरू हुआ था, 1931 मार्च में ये कंप्लीट हुआ, और इसके जो है आर्किटेक्ट ये भी आपको पता होना चाहिए, सैडलो बेलाड। पार्लियामेंट का याद रखते हैं ना, दिल्ली का एडमिन ल्यूटियंस, तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए कल का क्विज क्वेश्चन से ही आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कल के लेक्चर से क्वेश्चन है, पुस्तक 311 ज्ञान कहानी के लेखक का क्या नाम है? गंगाधर मुंडा, मुक्तिपद महतो, डॉक्टर मंजय प्रमाणिक, या ऑप्शन नंबर डी ज्ञानेश्वर महतो। जिन्होंने कल का वीडियो लेक्चर देखा है उनके लिए क्वेश्चन इज नॉट अ बिग डील, आंसर जरूर करें। हाँ, आज थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, कल से मैं कोशिश करूँगा ना 15 मिनट्स के अंदर इसे कंप्लीट करने का। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।